सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेहमान आई, तो ये रानी इतनी खूबसूरत थी, पानी पीछे तो कंठ में गिरता, पान खाते तो चार में गिरता। अलाउद्दीन खिलजी की नीयत खराब लगी कि ऐसी खूबसूरत रानी अपन के मेल न हुई थी, लेकिन पद्माबाई ने हार नहीं मानी। एक सिर है और 5 धड़ हैं। आदमी का जन्म जो पंच तत्व से बनता ना, एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड सॉइल, वो 5 तत्व यहाँ दर्शाए हुए हैं। आदमी की डेथ के बाद ये 5 में विलीन हो जाता है। ये जो टावर आप देख रहे हैं, इसे जय स्तंभ, विजय स्तंभ कहते हैं। इससे महाराणा प्रताप के दादा के भी दादा थे महाराणा कुंभा, उन्होंने इसे बनवाया था। महाराणा कुंभा ने उनके जीवन काल में 56 युद्ध लड़े अभी तक, और एक भी युद्ध नहीं हारे किसी भी मुगल एम्परर से या इवन अदर्स स्टेट के राजा से। इवन कई समय तो ऐसा रहा, दो मुगल एम्परर को यहाँ कैद किया और उन्हें रिलीज कर दिया। लेकिन दोनों वो थे, एक तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले महमूद खिलजी, और एक गुजरात से कुतुबुद्दीन। इन्हें 6-6 महीने कैद रखा, दया खा के छोड़ दिया। जब एक साथ मीटिंग करके यहाँ सेना हमला करने के लिए आ रही थी और महाराणा कुंभा को इस बात का पता चला, तो उन्होंने क्या कहा, मेवाड़ में नहीं आने का, यहाँ आके हार गए तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। तीन दोनों को इंदौर के पास में सारंगपुर मैदान है, वहां जाके डिफीट दी। तो इस विजय को याद रखने के लिए इसे सेलिब्रेट किया गया विजय स्तंभ के रूप में। आप देखिए, इसे बनाने के लिए 10 साल का समय लगा, 90 लाख रुपए का खर्चा आया। 122 फीट इसकी हाइट है, 157 सीढ़ी है, और भारतीय संस्कृति में जितने देवी देवता माने जाते हैं सभी को डेडिकेटेड किया हुआ है। लेकिन स्टेच्यू सभी टूटे हुए हैं बाय मुगल्स आर्मी। इसकी विशेषता यह है कि इसका बॉटम आप देख रहे हैं ब्रॉड है, मिडलिंग नैरो, अगेन इट वाज ब्रॉड लाइक ए लोटस फ्लावर। ऐसा कहा जाता है इसका टॉप स्टोरी बेटर देन सेकंड लास्ट से भी ब्रॉड था, तो इसे विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता था बिफोर 1854। लाइटनिंग की वजह से हल्का सा क्रैक हो गया और किसी भी इंजीनियर से वो प्रॉपर स्टोरी नहीं बनी, तो उसे नैरो कर दिया गया। और बीच में देखिए नए पत्थर आपको अलग कलर के दिखाई देंगे। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इंजीनियर के लिए, जो सरप्राइज हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, चूने और सीमेंट को इसमें कहीं यूज नहीं किया हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता सरप्राइज ये है कि इसकी फाउंडेशन नहीं, छोटे से चबूतरे पे खड़ा हुआ टावर है। जबकि आज का समय ऐसा है कि कोई एक माले का भी मकान बनाता है तो उसकी नींव मजबूती से डालता है। तो ये सरप्राइज है। तो इसमें जो फ्लोर बने हुए हैं तो उसमें क्या क्या है सर? ये क्या अकॉर्डिंग इसमें कहते हैं 9 फ्लोर है, 9 प्लैनेट्स के हिसाब से आप इसमें काउंट कर सकते हैं। और जब से वो नई स्टोरी ऊपर बनी, किसी के भी द्वारा सीढ़ियां नहीं बन पाई। इवन लकड़ी की सीढ़ी भी वहां सेट की, लेकिन वो टूट चुकी थी। तो वर्तमान में वहां सेकंड लास्ट तक ही जा सकते हैं, एट द टॉप कोई नहीं जा पाया है और नहीं जा सकते हैं। इस पे और बिजली गिरी थी क्या? हाँ, 1854 से 84 के बीच इसका रिपेयर हुआ था। फिर बाद में विद्युत तड़िक चालक यंत्र लगा दिया गया इसके ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अभी ये सेफ है और ये ऊपर जा सकते हैं इसमें? अभी इसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया हुआ है। आर्कियोलॉजी इसे कब रीओपन करेगी अब वही जानती है। 122 फीट हाइट है और मीटर में देखते 37.19 मीटर हो जाती है। फाउंडेशन बिल्कुल छोटा सा फाउंडेशन है नीचे, उस पे इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है ये बनी हुई है, एकदम नायाब जो है। ये कौन सी कला है सर इसके ऊपर जो करी गई है? इसमें वही देवनागरी, इसमें आप हर जगह देखेंगे, लेकिन इसकी प्रॉपर देवनागरी जो शैली होती है वो मंदिरों की हो जाती है ट्रायंगल नुमा, लेकिन इसकी तो ब्रॉड, नैरो, देन ब्रॉड। इसके ऊपर ये जो एक छोटा सा ही मूर्ति बनी है भगवान विष्णु की है ये? इसमें सभी देवी देवताओं की देखी जा सकती है। आप देखिए बीच में आपको कहीं सरस्वती दिखाई देंगे, कहीं लक्ष्मी दिखाई देंगे, गणेश जी दिखाई दे रहे हैं आपको। इसे कहते हैं पूर्वी जोहर गेट। पहले ये गेट काफी बड़ा था, तोड़े जाने के बाद इसको रीबिल्ड कराया था, सेम कर दिया, ज्यादा कार्विंग नहीं दी। जोहर गेट क्यों बोलते हैं इसको सर? एक्चुअली किसी भी युद्ध को हारने से पहले या हारते समय ही यहाँ माताएं बहनें अपनी अस्मिता बचाने के लिए इस गेट से अंदर जाते हुए लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कूदकर अपनी अस्मिता बचाती थी। तो इसको पूर्वी जोहर गेट नाम दिया हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह की युद्ध के अंदर अनकॉन्शियस था और उनके साथियों के द्वारा उन्हें जयपुर के पास बसवा विलेज ले आना, वहां उन्हें रहा नहीं गया और अपने सैनिकों पे क्रोधित हो उठे कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया, मैं युद्ध के मैदान में ही क्यों न मर गया। तो उन्होंने तुरंत दूसरे युद्ध की तैयारी करना चाहा, लेकिन उनके साथियों ने स्वीकार नहीं किया। तो इतिहास में यह लिखा गया कि उन्हें धोखे से जहर देके मार दिया गया। इवन तजुके बाबरी नामा में भी उसने लिखा है बाबर ने कि हिंदुओं को हिंदुओं के खून नहीं मारा, किसी अदर पर्सन ने नहीं मारा। तो महाराणा संग्राम सिंह की डेथ के बाद यहाँ उनकी पत्नी क्वीन कर्णावती व उनके 2 पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो विक्रमादित्य यहाँ के राजा बना, लेकिन कहते हैं वो प्रॉपर योग्य नहीं होने की वजह से
गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। रानी कर्णावती को इस बात का पता चला तो जितने मिनिस्टर थे उन्हें ये कहा कि इस किले की सुरक्षा कीजिए, सेनाएं भेजिए, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर आप किसी की इंसल्ट करेंगे, प्रॉपर हमें रिगार्ड नहीं देंगे तो हम सेनाएं नहीं भेजेंगे। इस दरमियान यहाँ युद्ध चला। लगभग 1 साल तक युद्ध चलने के दौरान यहाँ के सेना अध्यक्ष थे रावत बागसी हैं, जहाँ आपने फर्स्ट गेट क्रॉस किया, आज भी उनका स्मारक वहाँ बना हुआ है। युद्ध में केसरिया जिंदा झुक गया, यहाँ लेडीज को पता चल गया हम हार चुके हैं, तो रानी कर्णावती ने लगभग 13,000 माताओं बहनों को एकत्रित करके पूछा कि हमें क्या करना, तो उन्होंने क्या कहा कि ये मुगल सेना हाथ लगाना तो दूर, बुरी नजर भी हम पे न डाले उससे पहले अग्नि स्नान के लिए निश्चय करते हैं। अब इतिहास में जो इनका वर्णन दिया है, मकानों में, मोहल्ले में नई शादियां वाली दुल्हनें थी, माताएं बहनें प्रेगनेंसी के अलग अलग पीरियड में थी, तो कुछ बच्चे मिल्क फीडिंग करने वाले थे। अब आप ये पूरा गार्डन देखिए, ये पूरा ही गार्डन लगभग 40-50 फीट गहरा गड्ढा था, इसमें एक विशाल चिता प्रज्वलित की गई और 13,000 माताएं अपने बच्चों को साथ लेते हुए आग में जम कर गई थी। ये पूरा चोर स्थल है, सती स्थल है, शमशान घाट है, राजघाट है। ये उत्तरी जौहर गेट है, जो मैंने आपको राजमहल दिखाया। रॉयल सोसाइटी से बिलोंग करने वाले सब इस गेट से अंदर आया करते थे और लोकल जनरेशन पब्लिक जितनी रही हैं वो पूर्वी जौहर गेट में आने के लिए यूज किया जाता था। आज भी उन माताओं बहनों बच्चों की रियल लाइफ से पहले डेथ हो गई थी, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए यहाँ यज्ञ करते हैं। ये फायर पिट बना हुआ है। मार्च महीने की पहली एकादशी को तीसरा जो जौहर हुआ था ये इसी दिन हुआ था। इसी दिन को आज भी याद किया जाता है। तो जिस दिन जौहर हुआ था उस दिन पे यहाँ पर ये यज्ञ करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हर तो उनकी आत्माएं घूमती है यहाँ पर सर आत्माएं 2 तरह की होती है, कहते हैं सुगरी और नुगरी, अच्छी और खराब। आत्माएं हमेशा अमर होती, कभी नहीं मरती, क्योंकि लोकल आप कहीं पे भी पूछ लीजिए वो अपने घरों में भी श्राद्ध मनाते हैं अपने पूर्वजों को, आत्माओं को शांति देने के लिए। तो यहाँ पे भी यज्ञ किया जाता है ताकि जिन माताओं बहनों ने जो यहाँ पर जोहर किया, अभी देखिए चूड़ियां वगैरह भी पड़ी है, यहाँ कुछ ऐसे पड़ी है, तो यहाँ जो जोहर किया उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर यज्ञ किया जाता है। डेट क्या होती है जब यज्ञ करते हैं? मार्च महीने की पहली एकादशी। साल में तिथि कभी चेंज नहीं होती, तारीखें चेंज होती है एनुअली, बट तिथि चेंज नहीं होती। तो एकादशी को सेलेक्ट किया हुआ मार्च महीने की प्रथम एकादशी 11 पर आपकी विजय स्तंभ है यहाँ पर, ये जोहर के लिए है। यहाँ ये जोहर स्थल बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जोहर स्थल, और यहाँ पर ये यज्ञ किया जाता है मार्च महीने की एकादशी को। ये 2 गेट है यहाँ, एक ही साइड है और एक ये यहाँ से। एक ऐसा मंदिर दिखाता हूँ जिसके अंदर 1000 साल पुरानी मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी बड़ी विशेषता है कि इसे 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनाया था, जो धार के राजा थे। राजा वो कहते हैं राजा भोज का रिलेशन पद्मिनी के फादर इन लॉ थे, रावल समर से उनसे था। सो इसकी फाउंडेशन आप देखिए, कमल की जो लीव्स होती है उसके ऊपर बनी हुई है। सेकंड लेयर देखिए झूम करके डायमंड जो बैड एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हिंदू कल्चर जो सुबह से लेकर शाम तक का कल्चर इसमें दिया हुआ है, वर्शिप करना, युद्ध में जाना, खाना या वर्शिप जो भी, एलिफेंट फॉर द प्रॉस्पेरिटी और गोल्डन चेन। अप्सरा जो होती है उनको एक इस लहजे से दर्शाया हुआ है आकृतियों में। फिर बाद में मंडपा है, गर्भागृह है। इसके अंदर कहा गया, इतिहास में ये लिखा गया कि महाराणा प्रताप की हाइट सबसे छोटी थी इनके वंशजों में 7.5, जिसे लिखा हुआ है, लेकिन इनके फादर एंड ग्रैंडफादर इनसे भी बड़े थे, लेकिन इतिहास में कहीं दर्ज नहीं। तो इतिहास में ये लिखा गया कि इसके अंदर जो 9 फीट की मूर्ति है, उस मूर्ति के सामने क्रॉस पेयर करके बैठा करते थे। 9 फीट वाली मूर्ति के ललाट पे तिलक लगाते थे, फिर युद्ध में जाते थे। वो लंबाई आप और हम मिलकर सपोज करते क्या रही होगी, आइए। यहाँ देखेंगे एक ही रॉक्स के ऊपर 3 फेस की मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान जब भी कोई जन्म लेता है तो माउस कहते हैं, वो हंसता हुआ चेहरा दिखाई देगा। बीच वाला साइलेंट है, पालनहार, और राइट हैंड साइड में देखिए एंग्री आइडल ऑफ शिवा, भक्तों का नाश भी यही करते हैं और सृष्टि का निर्माण भी यही करते हैं। अनुभव कीजिए सर, आप और हम बैठ देख चुके हैं। अब इनके ललाट पे तिलक करना, तो राणा की हाइट वो थी जहाँ वो तिलक किया करते थे, अभिषेक किया करते थे, फिर युद्ध में जाया करते थे। 11वीं सेंचुरी का है सर। इसकी ये दाढ़ी तोड़ दी गई थी, एक हाथ तोड़ दिया गया था, जिसे रिनोवेशन करवाया है। ये पुराना शिलालेख है सर, इसमें अच्छा वर्णन दे रखा है। गुजरात के राजकुमार पाल चाणक्य यहाँ जीत के आए थे अजमेर नरेश को, तब भी आए थे। अच्छा, तो ये उसका पूरा लिखा हुआ है, ये संस्कृत में है? हाँ, ये ना देवनागरी लिपि है, भाषा वही है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है।
मैंने आपको ये किला 1500 साल लगभग पुराना बताया, लेकिन इतिहास में ये कहा गया कि ये किला 5000 साल पुराना है। महाभारत कालीन का ये बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में यहाँ आए थे, उन्हें पैसा चाहिए था, तो यहाँ एक ऋषि थे निर्भयनाथ, जिनकी ये जगह है। उनकी एक पत्नी थी यति कुकरेश्वर, तो उन्होंने इस किले पे रातों रात किला बनाना चाहा, जिससे पारस पुत्र मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाया और यति के मन में कपट ने घर कर लिया। तो कहते हैं कि यहाँ अपर साइड के जो वाटर पॉइंट उसका पानी इंटरनली निकलता है, जहाँ से वो पिलर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो अभी मैं आपको गौमुख कुंड दिखाऊंगा। ऐसा कहते हैं कि झरना जरे गौमुख भरे निर्भयनाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब रैया, ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, राजा में रामचंद्र बाकी सब रजैया, और रानी में रानी पद्मावती बाकी सब रनैया। ये यहाँ की स्पेशल माइथोलॉजी है, इस फोर्ट के ऊपर सेटल होती है। ये लाइफ साइज स्टेचू है विष्णु जी का, और पास में ये वाटरफॉल है। ये 1100 ईयर से कंटिन्यूटी में बह रहा है। गर्मी में इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन बंद कभी नहीं होगा। और ये शिवलिंग है, कभी कभी इसके ऊपर भी डायरेक्ट गिरता है पानी का बहाव। पानी आता कहाँ से? ये अपर साइड में जितने वाटर पॉइंट उसका आता है, लेकिन इसके पीछे वाला जब खाली हो जाता है, सूख जाता है, फिर भी ये लगातार बना रहता है। तो 500 की चुटकी हाइट से जो पानी लगातार चलता है, एक बहुत करिश्मा है, भगवान की महिमा है। तो कभी खत्म नहीं होता है, कभी बंद नहीं हुआ सर आज तक। तो ये किससे शिव मंदिर है, क्या बोलते हैं? गौमुख कुंड बोलते हैं। काऊ माउथ ये बना हुआ है, उसका फेस है दोनों का। अच्छा, ये काऊ के फेस से बना हुआ है। तो ये सीधा शिवलिंग पे गिर रहा है ना? शिवलिंग पे गिर रहा है। अच्छा, आगे शिवलिंग दिखाई दे रहा है, पीछे वाला भी है। तो दो शिवलिंग है क्या? और ये पीछे किसी का मंदिर है? ये पीछे विष्णु का भरा अवतार का मूर्ति है सर ये, और लाइट का स्टेचू है। यहाँ से पानी लेके अपन पी भी सकते हैं, एकदम साफ। मैं कह रहा हूँ सर, कहते हैं बैचलरिंग में 100% बैक्टीरिया हो सकता है, बैचलरिंग में 100% बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन ये नेचुरल है, पूरा 100% नेचुरल है। आप ये मंदिर की पूजा करते हैं क्या? ये श्रुति यहाँ पे पूरी होती है। कहते हैं कि झरना जरे गौमुख भरे, ये काऊ माउथ फेस पे आप देख रहे हैं, ये गौमुख से गिर रहा है। तो कहते हैं झरना जरे गौमुख भरे निर्भयनाथ की ठोर, और करोड़ करोड़ युग कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। तो ये निर्भयनाथ जी का क्या है, मंदिर है? ये निर्भयनाथ जी की जगह है तपस्या करने की, एक वो बताऊंगा जहाँ रहते थे पूजा करने। तो यहाँ से पानी आता है, यहाँ शिवलिंग पे चढ़ाते हैं ना? हाँ। अच्छा, एक मिनिएचर कार्विंग दिखाता हूँ सर आपको, बहुत ही शानदार। एक्यूरेसी में आप एक एक बाल देख सकते हैं इस पे, और पत्थर है ये, सीमेंट नहीं लगी हुई। इतनी शानदार कार्विंग जो आज सोने के ऊपर करता है, बारीक बारीक इस मूर्ति की बनी हुई है। यहाँ पत्थर पे की हुई है। तो ये गौमुख जो है उसके पास में एक ये भी गौमुख है। हाँ, ये यहाँ का बंद हो चुका किसी कारणवश, लेकिन ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, आज दिन तक बंद नहीं हुए हैं। 1100 साल से तक प्रमाणित है। बाकी इससे भी अभाव है ये वाली चीज। इसे सास बहू का कुंड भी कहते हैं। यहाँ रानियां स्नान करने के लिए आती थी, जो मैंने आपको राजमहल दिखाया, तो इसे गौमुख कुंड कहते हैं। प्रॉपर इस नेचुरल जो वाटर देख रहे हैं, यहाँ स्नान किया करती थी सभी क्वींस। इसकी विशेषता ये है कि जो बहता हुआ पानी है, ये सर्दी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है। अच्छा, और यहाँ रानियां नहाती थी क्या इससे? रानियां नहाती थी, तो उनके साथ में बहू भी आती थी। इसके सास बहू का कुंड भी कहते हैं और गौमुख कुंड भी कहते हैं। कितना गहरा है सर ये? पानी के लेवल से कहीं कहीं 50 फीट है, कहीं 45 फीट की गहराई देखी जा सकती है, क्योंकि नीचे रॉकी एरिया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसको बहते हुए पानी को रोका गया। ये इंजीनियरिंग यहाँ देखी जा सकती है। तो ये इसके अंदर मछलियां भी है, देखो काफी मछलियां कलर वाली, आप वहां से देखेंगे तो अच्छी दिखाई देगी। कहा जाता है कि उस राजमहल से यहाँ टनल निकलती थी जो बंद कर रखी है। सभी रानियां इसी टनल से यहाँ स्नान करने के लिए आती थी, वर्शिप करती थी महादेव की, यहाँ पूजा करती थी, श्रृंगार करती थी, पुनः यहाँ से जाती थी। ये बहुत एक ऐसी प्रतिमा दी हुई कि श्रृंगार करते हुए दर्शाया गया। इसमें बोलते हैं कि ये अपने उस समय भी लिपस्टिक यूज किया करते थे। ये लिपस्टिक लगा रहे हैं, साज श्रृंगार कर रही है रानियां। तो इसको ये पत्थर से बनी हुई है? हाँ, पत्थर की है। और सुंदरता को पद्मिनी से आंका गया है। किले से ही बिलोंग करने वाले माता जी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, ये कुछ थोड़ा बताएंगे। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेहमान आई, तो ये रानी इतनी खूबसूरत थी, पानी पीछे जो कंठ में गिरता, पान खाते तो चार में गिरता। अलाउद्दीन खिलजी की नीयत खराब नहीं कि ऐसी खूबसूरत रानी अपन के मेल न हुई थे, लेकिन पद्मा बाई ने हार नहीं मानी।
सन 1303 में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान नारायण, मैंने इतनी सुंदर क्यों बनाई, मेरे कारण बेकसूर आदमी मारे गए और कल मेरे को भी जिंदा जोर करना पड़ा। भगवान नारी को ऐसे सुंदर मत बनाए। सन 1303 में युद्ध हुआ, युद्ध में राजा लोग मारे गए। इस मेवाड़ के इतिहास में जो महाराणा प्रताप का जो नाम प्रसिद्ध हुआ, वो एक बहुत ही बड़ा बलिदान रहा। धात्री पन्नाधाय के बच्चे चंदन का बलिदान, या उनकी माँ का कह सकते हैं, वो तो जीते जी वो दुख को सहन करते रही। तो आज भी महाराणा जब कभी यदा कदा यहाँ आते हैं तो उनके वंशज धात्री पन्नाधाय के बच्चे चंदन को जरूर याद करते हैं, क्योंकि उनका वंशज जो वापस चला वो उन्हीं वजह से चला। उनकी छतरी को यहाँ पूछते हैं, नमन करते हैं। तो ये छतरियाँ उनकी याद में बनाई गई है क्या? हाँ, उनकी एक अलग छतरी है, बाकी सभी अलग अलग छतरियाँ हैं। अच्छा, तो ये उनके वंशजों की छतरियाँ हैं उनके क्या? वंशजों की छतरी है। शिवलिंग लगाने का ये है कि आप कभी आए तो शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो ये उस जल के द्वारा ही उन्हें मिल जाएगा, उनकी आत्मा को मिल जाएगा, क्योंकि आत्माएं कभी नहीं मरती। हिंदू कल्चर्स में ऐसा माना जाता है। जयमल का पत्ता का नाम आते ही तो इन मुगल राजाओं में कब कभी छूट उठती थी, क्योंकि अकबर के समय यहाँ के सेनाध्यक्ष रहे हैं। कहते हैं कि एक तो 12 साल का और एक 45 साल की उम्र के दोनों लड़ रहे थे। अब 45 साल की उम्र के भी उस समय जवान थे और 12 साल की उम्र के भी ऐसे योद्धा थे, जवान थे। तो ये जब युद्ध चल रहा था, दीवार कहीं क्षतिग्रस्त हो जाती तो वो रात को रिपेयर कर दिया करते थे। तो एक दिन जयमल पत्ता मशाल के प्रकाश में रात को रिपेयर करवा रहे थे, तो नीचे से जयपुर के राजा मान सिंह ने अकबर को बोला कि ये वही जयमल पत्ता है, आपने उठाइए बंदूक और लगाई निशाना। तो इतिहास में ये कहा गया है कि अकबर के द्वारा ये कहते हैं कि युद्ध नीति यह नहीं कहती कि रात के समय किसी दुश्मन पर हमला किया जाए। तो मान सिंह बड़ा चालाक था, उनके द्वारा ये कहा गया कि राजनीति यह भी नहीं कहती कि आए हुए दुश्मन को छोड़ दिया जाए। तो अकबर के पास जो संग्राम नाम की बंदूक थी उससे निशाना लगवाया जहाँ जयमल का पैर जख्मी हो गया। मैंने आपको इतिहास में बताया कि मुगल सेनाओं ने बारूद लगा के दीवारों को उड़ा दिया। तो मुगल सेनाओं ने जब अंदर प्रवेश किया तो जिसे जहाँ जगह मिली वो युद्ध के लिए चल पड़ा। जयमल युद्ध में जाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने अपने भतीजे को बोला कि हे कल्ला, मुझे भी युद्ध में ले चलो। तो उन्होंने कहा कि काका आप मेरे कंधे बैठिए, मैं आपको युद्ध में ले चलता हूँ। तो जो मैंने आपको मीरा टेम्पल दिखाया वो वहाँ से अकबर की सेना से लड़ते हुए गए। अभी आप रास्ते में जाएंगे ना, आपको मैं 2 छतरियाँ दिखाऊंगा जहाँ उनकी छतरियाँ बनी हुई है। जब अकबर ने उनकी वीरता को देखा तो उसके मुख से बोलते जो तजुके अकबरी नामा में लिखा हुआ है कि राजपूतों के सिर कट जाते हैं फिर भी दृढ़ लड़ते हुए चलते हैं। अब वो ये कहते हैं कि मैंने चतुर्भुज भगवान तो बहुत देखे हैं मंदिरों में, लेकिन चतुर्भुज योद्धा कहीं नहीं देखा जो यहाँ देखने के लिए मिला, क्योंकि एक के धड़ नहीं था तो एक के सिर नहीं था और 4 हाथ तलवारों से लड़ रहे थे। तो अकबर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ। एक पहलू ये, दूसरा पहलू भी बताऊंगा कि कहते हैं फतेहपुर सीकरी गेट आगरा के अंदर उनकी 2 स्मारक बनवाए और बड़े बड़े हाथियों के ऊपर उनको लगा दिया। लेकिन एक स्मारक ये कहता है कि यार इतना नरसंहार करने के बाद जब उसे नींद नहीं आती थी, क्या होता था, उससे पूछा जाता है यार मुझे वही युद्ध में जयमल पत्ता दिखाई दे रहा है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी प्रसिद्धि के लिए आप यहाँ उनके स्मारक बनवा दो। तब उन्होंने स्मारक बनवाए थे। फिर औरंगजेब के समय जब पूछा गया कि ये बहादुर किसकी तरफ से लड़े गए, तो इनके सिपह सलार कह रहे थे कि ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने हजारों को काट डाला। तो उनसे पूछा गया अरे वाह इतने बहादुर थे, उन्होंने कहा ये अपने साथ में नहीं थे, ये मेवाड़ के बहादुर थे जो अपनों को काटा। तो जाके उसको पता लगा कि यार ये तो वो है, तो इनकी मूर्तियों को तुड़वा दिया उन्होंने। तो ये जो पीछे देख रहे हैं वो क्या चीज है? ये वही जयमल पत्ता का महल है जहाँ ये 2 योद्धा रहते थे। वो कंकाली के उपासक थे, माँ कंकाली के। कहते हैं क्रोध में अपने आप को जो भस्म कर देता है, कंकाल जो निकल आता है, वही माँ कंकाली का यहाँ दर्शन करेंगे, उस महल को भी देखेंगे। आइए, आगे काली माता का मंदिर है, इसके बीच में रहेगा वो। फिर आगे एक और महल दिखाऊंगा। पूरा ये तोड़ दिया गया ना? पूरा तोड़ दिया गया। देखिए आप, सारी तोड़ दिए गए, कुछ अवशेष बचे हैं जयमल पत्ता के महल के। ये देखिए आप, ये महल है। मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो सबसे बहादुर योद्धा थे उनका महल है ये। इस किले का सबसे प्राचीन मंदिर है, सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने स्पॉट को जीत लिया, सामने एक पवित्र वाटर पॉन्ड, उसमें गाय को काट के डाल दिया, इसका मंदिर सहित मूर्ति तोड़ दी, तो दोनों की पवित्रता समाप्त हो गई थी। फिर बाद में इसी मंदिर में महाराणा हम्मीर ने काली माता का मूर्ति स्थापित करवा दिया था सूर्य इस मूर्ति के स्थान पे। तभी से इसे काली माता का मंदिर कहते हैं। और कहते हैं जहां पर भी माँ काली का नया मंदिर बनता तो जोत
जो वहां से लाई जाती है जहाँ शक्तिपीठ है कलकत्ता। मैं आपको ले चलता हूँ। ये जो यहाँ पर ये मूर्तियाँ आप देख रहे हो ना, ये जो बनी हुई है, तो इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं, जो मठाधीश होते हैं, उनका जो है जिंदा समाधि यहाँ पर मृत्यु के बाद में यहाँ समाधि दे दी जाती है। जो गिरी समाज होता है वो इस मंदिर की पूजा करते हैं। अभी ये काली देवी का मंदिर है। ये रानी पद्मिनी का महल है और रानी पद्मिनी के लिए तो बहुत ही चर्चित इतिहास रहा है। इसी के लिए युद्ध चला है, इसी के लिए 6-6 महीने तक घेरा डाले रखी थी मुगल सेना ने। अब क्या क्या हुआ वो भी बताता हूँ और जो नहीं हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आज पद्मिनी के रियल इतिहास की और बहुत चर्चित फिल्म पद्मावती की शूटिंग वाली। ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, अंदर एंट्री करते हुए इस खूबसूरत सा ये यहाँ पर एंट्रेंस है। सभी का? हाँ सभी का। वो एंट्री कर लिया। ये देखिए ये एंट्रेंस है, ये पार्किंग बना हुआ है। यहाँ टिकट चेक करवा ली, उसके बाद में हमने यहाँ से एंट्री लेंगे। आप देखिए कितने शानदार तरीके से ये पार्क वेल मेंटेन्ड है। पूरा वेल मेंटेन्ड पार्क है। ये रानी पद्मावती का महल था ना जी। पूरा। ये देखिए आप कितने शानदार तरीके से। तो ये वाली जगह क्या थी सर? ये दरी खाना बोलते हैं मीटिंग करने के लिए। यहाँ ये मीटिंग के लिए बाहर वाली साइड जैसे वेटिंग हॉल होता है अपने घरों में, वैसे इस तरीके से बना हुआ है। और इस कैंपस से आगे जाने के बाद में मैं आपको जल महल दिखाऊंगा जहाँ प्रॉपरली 4 महीने यहाँ रहती थी और 8 महीने मैंने आपको सबसे पहले दिखाया वहां पर। अच्छा, तो 4 महीने रानी यहाँ रहती थी और 8 महीने इधर रहती थी। ये देखिए ये दीवारों से सेपरेट किया हुआ है जगह को। अच्छा, रानी पद्मिनी का महल है और रानी पद्मिनी के सुंदरता की विशेषता प्रमुख रही है इस इतिहास में। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं कि जब वो पानी पीती तो गले से उतरता हुआ दिखाई देता। इस बात का चर्चा ऑल ओवर इंडिया में फैला तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला तो एक झलक देखने मात्र तक गुजरात रणथंभौर को जीतता हुआ इस फोर्ट को 6 महीने तक घेर लिया, लेकिन कहते हैं सक्सेस नहीं हुआ। तो उसने यह मैसेज पहुंचवा दिया कि मुझे पत्नी का चेहरा एज ए बहन के नाते, देवी के नाते ही दिखा दो। अब चेहरा किस प्रकार दिखाया या नहीं दिखाया काफी कंट्रोवर्सी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहते हैं जब चेहरा दिखाने के बाद उसे सी ऑफ करने गए तो यहाँ अलाउद्दीन और उसके बेटे खिजर खान ने यहाँ के राणा को धोखे से अरेस्ट कर लिया। फिर उसने रानी पद्मिनी की डिमांड की। तो रानी पद्मिनी सुंदर होने के साथ साथ बहुत चतुर गुणवान भी थी। तो उन्होंने अपनी चतुराई से एक प्लान बनाया और ये बताया कि हम आने के लिए तैयार हैं, मैं और मेरी सहेलियाँ 700 पालकियाँ आप भेज दीजिए। एक दिन डिसाइड किया जाता, पालकियाँ पुणे नीचे उतारी जाती, लेकिन कोई भी जेंट्स इसके अंदर, लेडीज इसके अंदर नहीं जाती, केवल जेंट्स होते हैं। तोकने वाले कहार भी जेंट्स होते हैं, वो भी सैनिक रहते हैं। इवन रानी पद्मिनी ने अपने स्वयं की पालकी में अपने कजन ब्रदर घोड़ा और बादल को भेजा। बहुत यंग थे, उन्हें नीचे फीमेल ड्रेस में भेजा गया, मिलने की अनुमति मांगी कि पहले हम राणा से मिलेंगे, सारी व्यवस्था बताई। वहां जो अचानक फाइट हुई, इस फाइट में यहाँ के व्यक्ति जीत जाते हैं, रावल रतन सिंह को अपने साथ ले आते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस हार को सहन नहीं कर पाता और 1 साल बाद विशाल सेना लेकर पुणे इसी फोर्ट को घेर लिया जाता। उस समय यहाँ अनाज की कमी हो जाती, तो उस समय फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि युद्ध ही करेंगे और ये युद्ध होता है। अनफॉर्चुनेटली जब युद्ध में केसरी एजेंडा झुक जाता है तो यहाँ लेडीज को पता चल गया हम हार चुके हैं। तो रानी पद्मिनी ने वहां प्रथम जोर किया जहां मैंने आपको सेकंड जोर दिखाया था। और जब पद्मिनी ने जोर किया तो वो टावर नहीं बना हुआ था। अब इस भ्रांति को मैं आपकी भ्रांति को दूर कर देता हूँ कि चेहरा दिखाया या नहीं दिखाया, क्या इतिहास में कंट्रोवर्सी रही है। यहाँ के हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये रानी पद्मिनी नहीं थी, उसके लगभग 237 साल बाद लिखा गया एक काल्पनिक रासो है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, जो शेरशाह सूरी का लेखक था। ये कहते हैं कि इन्हें स्वयं ही नहीं पता कि इनके घरों में क्या हुआ, तो उस शख्स को कैसे पता। फिर इसी रासो के ऊपर संजय लीला भंसाली ने पिक्चर बना दिया जिसका जयपुर से भी कोई लेना देना नहीं है। वहां एक छोटा सा सेट बना के तुड़वा दिया, जिसकी न्यूज लोगों ने सुनी तो फिर विरोध हुआ, जहां विरोध हुआ तो न्यूज वाले पहुंच गए।
तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट भी लोगों ने की, उसने एक पैसा नहीं लगाया। कहते जब तक ना समझ जिंदा है तो समझदार को कमा खाने की जरूरत नहीं है। और रियलिटी ये है कि यहाँ जौहर नहीं हुआ, जौहर वहीं हुआ था। और जौहर के लिए आज भी एक स्लोगन प्रमुख है कि जलती रही हजारों नारियां जौहर की ज्वालाओं में, भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें पढ़ाया गया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे। जबकि सच पूछा जाए तो महाराणा प्रताप ने उसकी लाइफ में फेस टू फेस फाइट कभी नहीं किया। आइए, ये रानी पद्मिनी का महल है। वो मिनिस्टर हाउस जहाँ फाइनेंस होम डिफेंस मिनिस्टर्स पीछे रहते थे। ये महाराणा लाखा थे, उनकी एक उपपत्नी थी कारपेंटर जाति की, उसके लिए अलग से महल बनवाया, लेकिन फिर बाद में उस महल को फिर विरोध होने के दौरान नीचे करवा दिया। अब मैं आपको कांच वाले कमरे में ले जाता हूँ और ये बताऊंगा चेहरा दिखाया या नहीं दिखाया, या उस रूम की उपयोगिता क्या थी। आइए। तो ये जो रास्ता है, पीछे आपने जो महल देखा था पानी के बीच में, जल महल, उसका ही सीक्रेट रास्ता है। नीचे से आप देख पा रहे हैं, वो नीचे एकदम पानी उधर से जाके उस महल में जाते थे। तो ये यहाँ से फिर, तो ये क्या है सर इधर से? कहते हैं ये वो रूम है जहाँ चेहरा दिखाया था। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मिरर किस उपयोग में लिए जाते थे, रूम किस उपयोग में लिया जाता था। देखिए, इस रूम की उपयोगिता के बारे में बताया जाता कि यहाँ लाके चेहरा दिखाया था। अब दिखाया या नहीं दिखाया, प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये बड़े बड़े किले आप देख रहे हैं चारों डायरेक्शंस में, यहाँ मिरर लगे हुए थे 45 डिग्री से झुके हुए। आप सपोज कीजिए मेरी जगह कोई भी खड़ा होता है और सामने वाले मिरर में देखेगा तो यहाँ से आपको अपोजिट साइड में इस खिड़की से वो गेट दिखाई देगा। उनका ये कहना था कि वहां किसी को खड़ा करके चेहरा दिखाया था, लेकिन यहाँ के हिस्टोरियन ने ये विरोध किया था कि अगर चेहरा ही दिखाना होता तो एक मिरर का उपयोग करते, चेहरा दिखा के हटा देते, क्योंकि किसी के भी घर में ऐसी घटनाएं घटित होती तो रोज प्रचार नहीं करता और छुपाने की कोशिश करता। फिर ये तो राणाओं की बात थी। फिर इन्होंने दूसरा तर्क ये दिया कि ये 3 मिरर और क्यों लगाए। तो उन्होंने यहाँ से बताया कि यहीं से खड़े खड़े आप इस खिड़की से किनारा देख सकते हैं। एक माइक्रो सेकंड में अपोजिट साइड में देखेंगे तो बैक साइड वाला किनारा देख पाएंगे। सो ये 2 खिड़की, ये 2 मिरर भी वही काम करते थे। ये प्रॉपर सुरक्षा रूम था जहां लेडीज ही रानी पद्मिनी के महल की सुरक्षा करते थे शिप्रों में। देखिए, यहाँ तो बहू, बेटी, माँ, बहन, बच्ची ने सभी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन किसी ने झुकना स्वीकार नहीं किया है। और जो लेडीज, माताएं, बहनें कभी भी जौहर इस सती के लिए तैयार रहती थी, वो पहले भी कर सकती। लेकिन यहाँ के हिस्टोरियंस कहते हैं देश आजाद होने के बाद जो 5 एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने अकबर को द ग्रेट किया और महाराणा प्रताप को हारा हुआ बता दिया। जबकि यहाँ के हिस्टोरियंस कहते हैं महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं थे, क्योंकि युद्ध को छोड़ना युद्ध नीति कहलाती या फिर रणनीति होती है, क्योंकि रण छोड़ रहा है श्री कृष्ण भी कहना है। सो आज भी यहाँ की व्यक्ति 2 व्यक्तियों को अपना आइडल मानते हैं। यहाँ की माताएं अपने बच्चे को स्लोगन देती है कि जब लगने लगे जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अकेले आप हो दुश्मन हजारों हो तो शिवाजी को गढ़ लेना। ये देखिए यहाँ पे, ये दासियों के रूम है क्या सर? और ये बैठने के लिए जगह है? ये बैठने के लिए। और ये अंदर तो ये जैसे रानी नहाने के लिए इधर आती थी या महल था उनके 4 महीने रहती थी? नहाने का उसी में बाथरूम है, लैट्रिन भी है उसी रूम महल में। ये दासियों के हैं, जेंट्स यहाँ से बात किया करते थे पर्दा पड़ता होने की वजह से। अच्छा, देखिए दासियों के लिए बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ स्नान घर बनाए हुए थे पुराने जमाने में, स्नान घर थे ये। और ये भी स्नान घर है इसके अंदर भी सर? ये तो बोलते किचन है, लेकिन इसके बैक साइड में दोनों स्नान घर हैं। पानी हार्वेस्टिंग सिस्टम से पहुंचाते थे। अच्छा, ये पुराने राणा महाराणाओं के समय के पाखाने हैं, लैट्रिन जाने के लिए इस प्रकार बना करती थी। अच्छा, ये मतलब ये पुराने जमाने में इस तरीके से जो है वॉश फ्रेश वगैरह होने के लिए बने हुए हैं। तो उस समय ये स्नान करते हैं। अच्छा, यहाँ नहाते थे। तो पर्दा प्रथा भी थी, गेट थे, पर्दा प्रथा लगती थी। फिर ये दीवार है सर। विश्वास बड़ी चीज होती थी, किसी ने गेट खुला है छोड़ दिया और कोई आया है
तो इस दीवार को देख के वो सोच लेगा कि ये जनाना पार्ट है, अब मुझे जाना या नहीं जाना, उसके स्व विवेक पे काम करता। यहाँ तक भी नहीं समझ पाया तो इस गेट के पीछे ये दीवार दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं ड्योडी। तो ये जनाना पार्ट होने का सूचक हो जाता है। आज भी कहीं कहीं घरानों में, रावले में गेट के बाहर ऐसी दीवार रहती है जिससे लेडीज को अपनी सुरक्षा करने में सहायता मिल जाती है। अचानक आए हुए गेस्ट से, मेहमानों से संभलने का मौका मिल जाता है। ये वापस वहीं आ गए जहाँ पर बाहर विश्राम वाला था ना, देखें। जैसा कि ज्ञात होता है कि ये चित्तौड़ फोर्ट सबसे प्राचीन फोर्ट कहलाता है और इवन ऐसा भी कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना है, जिसके एविडेंस में आपको बता देता हूँ कि ये 5000 साल पुराना कैसा है। कहा जाता है कि झरना जरे गोमुख भरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। तो निर्भय नाथ जो ऋषि थे ये उन्हीं की जगह है। यहाँ पांडव आए थे अज्ञातवास में, तो उन्होंने कहा कि हमें पारस पत्थर चाहिए, तो आप इस किले पे रातों रात किला बना दीजिए, पत्थर से दीवार से खड़ी कर दीजिए। लेकिन जैसे ही कार्य पूर्ण होने को आया तो यति के मन में कपट ने घर कर लिया। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी यति को, कुकड़ेश्वर को बोला कि सुबह ना हो उससे पहले ही तुम कुकड़े की आवाज में बांग देना। तो जहां से यति कुकड़ेश्वर ने कुकड़े की आवाज में बांगा, वो आज भी जगह विद्यमान है। उसे कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुकड़ेश्वर कुंड भी इस फोर्ट के ऊपर विद्यमान है, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ भीम खड़ा था या भीम और उनके परिवारजन खड़े थे, तो उन्हें काफी क्रोधित हुए, गुस्सा आया कि ये किला पूर्ण नहीं हुआ, पारस पत्थर नहीं मिल पाया। तो उन्होंने अपना एक लेफ्ट पैर जमीन पे जोर से दे मारा। तो इसका व्यू आप देखो, ये वही पैर का एक शेप है, अंगूठा है, 2 उंगलियां वहां है, 2 उंगलियां वहां, और पीछे सकड़ा सा भाग आप हिलनुमा देख सकते हैं। आज भी इसे कहते हैं भीमलत कुंड, भीम की लात के द्वारा बना हुआ कुंड। ये पूरा शेप आप देखा जा सकता है, भीमलत कुंड कहलाता है। ये सूरजपुल गेट है, इसे 1905 में नया बनाया है, इसे कम्प्लीटली रिनोवेशन करवाया है। इसको इतनी क्षति पहुंची है तीसरे युद्ध में बारूद के गोलों के द्वारा। ये जो डिफेंस वाला आप देख रहे हैं, यहाँ आप खड़े हैं, इससे भी अभी रिसेंटली रिनोवेशन करवाया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। तो इसे 1905 में बनाया, इसका नाम है सूरजपोल। जस्ट आपके बैक साइड में ये जो दिशा डायरेक्शन देख रहे हैं, ये पूर्व दिशा है। सूर्य की पहली किरण यहाँ से अंदर प्रवेश करती, तो इसका नाम ही सूरजपोल रखा है। पहले ये रैंप था, घोड़ों के, रथों के आने जाने में आसानी रहती थी। तो काफी स्लिपरी हो चुके थे, तो टूरिस्ट स्लिप ना हो जाए तो अभी आर्कियोलॉजी ने सीढ़ियां बना दी थी। ये इसका पुराना गेट है ओरिजिनल। 7 गेट इधर भी थे, जहाँ 7 गेट आपके रेड साइड में भी आप देख सकते हैं। तो ये इतनी चौड़ी इसकी डिफेंस वाल है। अब ये नीचे जितना देख रहे हैं एक प्रॉपर एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो इसको यहाँ फसल को नष्ट करके युद्ध किया जाता था। तो नीचे बहुत गहरा है। आप यहाँ पर युद्ध का मैदान भी युद्ध का मैदान सामने जूम कीजिए, आप एक हिलोक देखेंगे, छोटी सी हिलोक। आपका अगर इसका व्यू देखेंगे तो ऐसा लगा दिखाई देगा जैसे विशाल आदमी सो रहा है। यहाँ सिर आएगा, इसमें पेट और नीचे पैर। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में इतना स्पेस है कि मुगल आर्मी की रिजर्व सेना हमेशा वहां रहा करती थी। तो यहाँ के व्यक्तियों को ये अंदाजा नहीं था कि मुझे कल किससे लड़ना है, पैदल वाले से, घोड़े वाले, हाथी वालों से। मोस्टली यहाँ के राणाओं ने युद्ध जीते ही जीते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 युद्ध जो हारे गए थे। तो आप यहाँ एक डिफेंस वाल देखो, यहाँ पर भी सेनाएं रहती थी तत्पर कि नीचे वाले जब शहीद हो जाएंगे तो हम उनका मुकाबला करेंगे। ये हॉल आप दिखाई दे रहे हैं। तो जब हजारों व्यक्ति नीचे शहीद होते थे तो यहाँ के व्यक्ति सोचते थे कि यार क्या हम जीत पाएंगे। तब एक भाई दूसरे भाई को मोटिवेशन देने के लिए कहता था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तब इन प्राचीरों से पुनः ये युद्ध एक तेजस्वी शक्ति के साथ स्टार्ट होता था। तो ये जैसे डिफेंस वॉल सारी जगह है ना, ये सारी अराउंड द फोर्ट बनी हुई है डिफेंस वॉल। प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़ फोर्ट के जिस एरिया में आप हम खड़े हुए हैं, इससे जाना जाता है कीर्तिस्तंभ के नाम से। इसकी प्रसिद्धि ये है, इसके बनने का रीजन ये है कि 12वीं शताब्दी के मध्य में जैन समाज से बिलोंग करने वाले सानाए, उनके पुत्र शाह ने 7 गांव की पैदल यात्रा की थी, अपने उपदेश हर जगह पहुंचाए थे और सुरक्षित यहाँ लौट के आए थे। अब इसका वर्णन ये कहता है कि व्यक्ति उस समय जंगली जानवर से बच जाया करते थे, तो डाकू या लुटेरों से नहीं बचा करते थे। तो उन्हें काफी खुशी प्राप्त हुई और यहाँ आने के बाद इसको बनवाया, तो इसका नाम ही कीर्तिस्तंभ रखा गया।
कीर्ति मीन्स यशस्वी, प्रसिद्धि, और स्तंभ मीन्स टावर। इसे आदिनाथ जी को समर्पित किया हुआ है जो लाइफ साइज स्टेचू आप देख सकते हैं। यहाँ 1008 महावीर स्वामी जी की छोटी मूर्तियां हैं। इसकी हाइट ओनली 75 फीट की है। इसके अंदर ओनली 58 स्टेप्स हैं। जाने का बहुत ही तंग तकड़ा रास्ता होने की वजह से इसे क्लोज किया हुआ है। इसमें प्रॉपरली विंडोज नहीं है हर फ्लोर के ऊपर। ये 7 फ्लोर का है। उससे पहले जो मैंने इस फोर्ट के ऊपर टावर दिखाया था विजय स्तंभ, वो 9 फ्लोर का है। इसमें की मूर्तियां जो साइड में सर किस चीज की है? मोस्टली जैन समाज से बिलोंग करने वाले, लेकिन कहते हैं कि चॉइस तीर्थंकर क्षत्रिय थे, बस इनके विचार अलग रहे। अहिंसा परमो धर्म हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने अपना लिया। धर्मो रक्षति रक्षिता, इन्होंने कभी यूज ही नहीं की लाइन। और पास में एक और ये मंदिर है, इसे दिगंबर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें नेमिनाथ जी, शांतिनाथ जी, मल्लीनाथ जी की पुरानी मूर्ति रखी हुई है। कहते हैं जैन बहुत शांत हुआ करते थे। युद्ध से पहले अपनी मूर्तियां घर पर घरे वाली जमीन में गाड़ दिया करते थे। युद्ध जीत जाने के दौरान या हार जाने के बाद भी कई समय बाद फिर मूर्तियां निकाल लिया करते थे और वही मूर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। तो जैसे इस किले में जैन समाज से रिलेटेड क्या चीज है, तो ये मतलब क्यों बनाया गया, मतलब उनका क्या? एक्चुअली ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। अकाउंट का काम महाराणाओं के जितने भी होते थे ये सभी यही किया करते थे। तो लास्ट फाइनली महाराणा प्रताप के समय भी अगर माना जाए, यहाँ से इवन रामपुरा, बानपुरा जो भामाशाह थे, मध्य प्रदेश में जाने के दौरान ये गांव मिल जाते हैं। इनके नाम से तो गांव बसे हुए हैं। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको इसी फोर्ट के ऊपर एक और भामाशाह की हवेली दिखाता हूँ। आप थोड़ा जूम कीजिएगा, वो जो हवेली दिखाई देती है भामाशाह की हवेली। अच्छा, तो ये लोग भामाशाह थे, मतलब जो जैसे जिन्होंने महाराणा प्रताप का भी सहयोग किया था युद्ध में, और उस तरीके से ये महाराणा प्रताप के फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो लेखा देखा वो करते थे। अगर उनकी नीयत नहीं होती देने की युद्ध के समय, मुसीबत के समय, तो शायद वो नहीं देते। लेकिन जो राष्ट्रीयता से जुड़ा होता है, जो सच्चा होता है, तो वो मुसीबत के समय सारा जितना धन था ला के दे दिया। तो उनसे कई 26,000 की सेनाओं का कई सालों तक खर्च वहन कर सकते थे, इतना दे दिया जितने जितने कार्य रहे। तो इन जैन समाज हमेशा आगे रहा देश के सहयोग में। ये एक प्राचीन मंदिर है नीलकंठ महादेव के नाम से। कहते हैं जब पांडव यहाँ आए थे अज्ञातवास में, मैंने आपको बताया था पहले, उसी समय से कहते हैं ये शिवलिंग भीम अपने बाजुओं पे बांध के घुमा करते थे। जैसे आज के व्यक्ति छोटे बड़े ताबीज गले में या वहां पे बांध के घूमते हैं, वैसा दिलचस्प से बताता हूँ, शिवलिंग दिखाता हूँ। आइए। ये वाला जो शिवलिंग है इतना बड़ा साइज में, हाँ, ये मतलब भीम अपनी अपने बाजू में बांधे रखते थे। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अभी मंदिर क्लोज है तो इसलिए अंदर अपन जा नहीं सकते, बट ये आप देखोगे तो काफी बड़ी मात्रा में बड़े मंदिर है। दुर्ग के जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं इसे फतेह प्रकाश महल के नाम से जाना जाता है। और इसी फतेह प्रकाश को एक पार्टीशन को म्यूजियम में तब्दील कर रखा है। और ये पूरे फोर्ट का मैप बता रखा है इस म्यूजियम के अंदर। अब मैं आपको यहाँ से ये फतेह प्रकाश महल दिखाता हूँ। ये फतेह प्रकाश महल प्रांगण ये दे रखा है। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं इस जगह, यहाँ खड़े हैं इसके अंदर। तो ये पूरा महल का पूरा एकदम, ये गणेश हॉल के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की मूर्ति है। हाँ, ये वंशावली सभी राणाओं की, महाराणाओं की। ये महाराणा उदय सिंह जी हैं और ये पाल सिंह जी हैं, ऊपर जैसे लिखा हुआ है इसमें। इस महल का ये महल है जहाँ अपन खड़े हैं जी, ये पूरा नक्शा है फतेह प्रकाश महल। महाराणा फतेह सिंह ने इसे बनवाया, इसलिए इसका नाम फतेह प्रकाश महल कहते हैं। अगर आपको याद है, आपने उदयपुर में फतेह सागर देखा है, तो उन्हीं महाराणा ने इस महल को बनवाया। अच्छा, ये बैक पोर्शन है, रानियों के रहने के लिए था। तो लेडीज डिपार्टमेंट है, पर्दा होने की वजह से पूरी दीवार आपको सुरक्षित देती है। और ये छोटा सा कैंपस आप देखिए, होली के समय यहाँ रंग डाल के कलर खेला करते थे। यही कैंपस में आपको अंदर बड़ा रूप में दिखाता हूँ। आइए मेरे, ये 2 मंजिल का है। फर्स्ट तला ये देख लो, इसका सेकंड तला ये देख लो। एज इट इज बना हुआ है, कमरे हॉल सब आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, जी। ये सेकंड फ्लोर है।
ये सेकंड फ्लोर। महाराणा फतेह सिंह जी का आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ उन्हें मूर्ति के रूप में दर्शाया हुआ है। इसी होद के अंदर कलर वाला पानी भर के रानियां होली खेला करती थी इस दुर्ग पर। अब ये वाला पार्टीशन है फीमेल्स के रहने के लिए। इसी पार्टीशन में इसी सूर्य घड़ी भी देखने के लिए मिलती है। किस जगह सूर्य घड़ी सर? इसी दीवार के ऊपर है। अच्छा, दुश्मन को मिसगाइड करने के लिए वो एक सीमेंट का गेट रखा हुआ है। तो मैं आपको इस म्यूजियम का प्रॉपर पार्ट दिखाता हूँ। आइए आपको मध्यकालीन शस्त्र दिखाऊंगा, अस्त्र दिखाऊंगा, सब कुछ देखते हैं। ये अभी म्यूजियम की तरफ रास्ता है, वहाँ जा रहे हैं। ये यहाँ देख सकते हैं पूरा पाषाण कालीन औजार है जो यहाँ से कुछ माइल दूर नगरी है, वहाँ अपना राज्य स्थापित किया था मौर्य डायनेस्टी ने। ये वहाँ के अस्त्र मिले हैं। ये तो बहुत पुराने लग रहे हैं सर। बहुत पुराने। पत्थरों के होते थे वही है। पत्थरों के उस समय यूज किया करते थे। इसका एक पार्टीशन यहाँ देख लीजिए आप। ये पत्थरों के औजार। बारीक टूल्स आप देख पाएंगे, बारीक बारीक दांत पे पेने हिस्से हैं। हमारी स्टार्टिंग में जो हथियार हुआ करते थे ना, उस तरीके के हथियार। और कार्बन डेटा के हिसाब से इनकी डेट निकलती है कि इतने पुराने हैं, पूरा पाषाण कालीन। मोस्टली लोग म्यूजियम देखने जाते हैं लेकिन उन्हें ये बस तीर कमान देख के चले जाते हैं, लेकिन इनको यूज करने का बेस्ट तरीका था, इनकी भी नोक पे पॉइजन लगा दिया जाता था, फिर ये यूज करते थे, तब वो आदमी की डेथ होती थी। बाकी छोटा सा तीर लगने से आदमी की कभी डेथ नहीं होती। राणा महाराणा जब या उनके बच्चे इनके साथ खेला करते थे, ये नॉर्मल एक्स नहीं है। आप पास में आके देखिए, इनके ऊपर गोल्डन कार्विंग दिखाई देगी। ये उनका अट्रैक्ट विशेषता थी पास में रखने की। युद्ध के समय धारण करने वाली पोशाक जो यहाँ कंप्लीट नहीं देख पा रहे हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा पूरी कंप्लीटली। बख्तर जिसे कहते हैं, बख्तर बांधना। ये क्या अंकुश है सारे? कुछ बालक मोड़ों पे लगाने का, ये भी वही है सबसे। एक कुल्हाड़ियाँ हैं। हाँ, इन्हें फट से बोलते हैं सर। ये फर्श हैं ये सारे। ये प्रॉपर्ली गुर्ज और अंकुश जो हाथियों को हैंडल किया जाता था, जब उनको अंकुश लगाने के लिए अंकुश है। ऐसे पॉइंट पे ये मारते थे जो हाथी कंट्रोल होता था। ये गेड़ियाँ और डंडा सा। अच्छा, चाबुक है, स्टिक बोल सकते हैं। घोड़ों को स्टिक पॉइंट के लिए। ये हाथ को कवर करने वाली तलवारें हैं। ये नॉर्मल सी तलवारें हैं जो आपको देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इसमें मैं विशेषता ऐसी तलवारें भी दिखाऊंगा जिनकी मुठ के ऊपर गोल्डन कार्विंग की हुई है। तो देखिए, पुराने जमाने की जो है बंदूकें हैं, सारी। ये यहाँ भी सारी बंदूकें अलग अलग साइज की। ये जो है बंदूकों की नाल है, मतलब ज्यादा किसी को बंदूक से गोली चलानी होती है तो ये इनका यूज किया जाता है। ये महाराणा प्रताप का एक स्टेचू दे रखा है, इसमें इसके इनके भाले को बता रखा है। महाराणा प्रताप के पास हमेशा 2 तलवार रहा करती थी, 2 तलवार के धनी थे। युद्ध के दौरान निहत्थे पे कभी वार नहीं किया करते थे महाराणा प्रताप, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी थी। अभी तो ऊंची पसंद। अब चाहे तो आप सोने की बारूदानी रख सकते हैं, चाहे तो कांचे की रख सकते हैं, पीतल की रख सकते हैं, चांदी की रख सकते हैं, या लेदर की रख सकते हैं। तो ये बारूद डालने के लिए बारूदानी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ अंग्रेजों ने कभी राज्य नहीं किया था। अच्छा, अंग्रेज और यहाँ के राणा एज ए फ्रेंड थे। ताकि आप ऑल ओवर इंडिया में देख लो, अंग्रेजों ने हर जगह राज्य किया, तो यहाँ दोस्त बन के रहे थे। और इसका एक सबूत है, इन्होंने दोस्ती के लिए एक सिल्वर कॉइन चलाया था, जिसकी एक तरफ लिखा हुआ है चित्रकूट, जिस किले का रियल नेम, और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन। वो उदयपुर सिटी पैलेस में भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ चित्तौड़ में मोस्टली सभी के घरों में है। जब दीपावली पे वर्शिप होती है तब इन्हें पूजा जाता है। सभी के अलग अलग कवर्स हैं, मैं जा सकता पूरा घुटनों तक कवर कर लेता था। ये युद्ध में लड़ने से पहले ये पहनते थे कवच। हाँ,
मेन चीज स्कल को कवर करने के लिए वो जो लोहे का कवर देखा, ये लॉक हो जाता है उस लोहे के कवर से। ये फेस पे पहनने के लिए था क्या? इसी ड्रेसअप के ऊपर पहनने का है। ये किले की सातों गेट दिखा रखे हैं। ये पाडन पोल है, यहाँ बेरू पोल है। मैंने बताया कि जैसे यहाँ बेरूदाजी ने मोर्चा संभाल रखा था तीसरे युद्ध में, यहाँ 120 मन बारूद लगाया। नहीं फटने की वजह से कहीं से मुगल सैनिक आके देखने लगे। आपको मैंने पूर्व में बताया, जब वो अचानक ब्लास्ट हुआ तो कहीं से मुगल सैनिक शहीद हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तजुर्बे अकबरी में अबू फजल स्वयं कहता है। तब ये गेट वापस नया बनाया, तो इसे बेरू पोल के नाम से भी जाना जाता है, नई पोल भी कहते हैं। ये तीसरी पोल है हनुमान पोल। यहाँ चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। ऐसे नाहर पोल भी कहते हैं। यहाँ पास में एक गुफा, वहाँ शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया, तब से नाहर पोल भी कहते हैं। ये गणेश पोल है, पास में गणेश जी का मंदिर होने की वजह से। और यहाँ है जोड़ला पोल। सबसे ज्यादा प्रेशर दुश्मन को पोर्ट में प्रवेश करने के लिए यहाँ लगाना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं जोड़ला पोल। जोड़ लगा के जाने के लिए भी बोलते हैं और जोड़ला पोल भी। इसके जस्ट अटैच में है लक्ष्मण पोल। फिर लक्ष्मण पोल के अलावा आप राम पोल में प्रवेश कर सकते हैं।